पिछले लेक्चर में हमने ये समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब आगे बढ़ने की बारी है और आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाने के लिए आपको दो चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि लॉ ऑफ वेल्थ का ही एक हिस्सा है। और प्रॉब्लम यह है इंडिया में कि सिर्फ 5% लोगों को ये लॉ ऑफ वेल्थ पता है, जिसकी मदद से वो शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। और उससे भी शॉकिंग चीज़ ये है कि 5% लोगों को तो पता है, लेकिन सिर्फ 0.001% लोग, यानी 1 लाख में एक व्यक्ति को ही पता है कि इस रूल को यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करके पैसे कैसे कमाने हैं। तो आज मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका इस स्टॉक मार्केट बिगिनर सीरीज के सेकंड एपिसोड में स्वागत करता हूँ। शुरुआत करेंगे एक एक्सरसाइज से और इसी एक्सरसाइज की मदद से मैं आपको ये दोनों रूल समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल नॉलेज चेक करते हैं और इसके लिए मैं आपको दो सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन ये है कि 10 लाख रुपए आपको दिए गए हाथ में, और दूसरा ऑप्शन है कि 1 रुपये आपको दिया गया, जो हर दिन 20 दिनों तक डबल होता जाएगा। आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ये इसका जवाब आपको अभी कमेंट में देना है, ताकि आप फिर बाद में माइंड नहीं चेंज करना है आपको। तो या तो 10 लाख रुपए या फिर 1 रुपया जो 20 दिनों के लिए डबल होगा, कौन सा ऑप्शन चुनोगे? तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग स्मार्ट हैं और आप दूसरा ऑप्शन चुनोगे कि 1 रुपये जो 20 दिनों के लिए डबल होगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो ये जो 1 रुपया है, ये 5वें दिन 16 रुपये बनता है, 10वें दिन 512 रुपये, 15 दिन 15वें दिन 16,384 ये बनता है, और 20वें दिन ये बनता है 5,24,000। यानी जिन लोगों ने 1 रुपये वाला ऑप्शन चुना है वो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर 20 दिन में आपका पैसा कितना बना है? 5 लाख रुपए के करीब। आपको कितने मिल रहे थे वहाँ पर? 10 लाख रुपए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लेना यहाँ पर सही होता। अब दूसरा सवाल, या तो आप 5 करोड़ लीजिए या फिर आपको 1 रुपया मिलेगा जो 30 दिनों तक डबल होता चला जाएगा। अब आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? तो देखिए, अब 20 दिनों में 5 लाख रुपए बने तो 30 दिन में कितने बनेंगे? ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। तो 5वें दिन बने हमें 16 रुपीज़, 10वें दिन फिर, तो 20वें दिन तक तो 5 लाख रुपए बने हमारे, हमने देखा। लेकिन बाय 30th डे यानी 30वें दिन तक ये अमाउंट जो है ये बनकर हो जाती है 53 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जो 5 करोड़ आपको मिल रहे थे उससे 10 गुना से ज़्यादा ये अमाउंट हो जाती है। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं तो उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें दिखाई दी कि शुरुआत में हमें जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखी, लेकिन बाद में जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था। और कंपाउंडिंग जो है वो इसी तरह काम करती है, वो शुरुआत में बहुत धीरे धीरे काम करती है और बाद में बहुत स्पीड ले लेती है। इस कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर कहा जाता है और ये लॉ ऑफ वेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सेंसेक्स और निफ्टी को समझना पड़ेगा, जो मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ, और फिर इस रूल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ताकि आप भी उन टॉप 5% लोगों में आए जो इस रूल को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, इंडिया में ना दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। पहला है बीएसई और दूसरा है एनएसई। ये दोनों भी, कई सारे लोगों को लगता है कि बीएसई मुंबई में है और एनएसई दिल्ली में है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों भी मुंबई में है। एनएसई जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है और बीएसई जो है फोर्ट में है। आप गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जब जाते हो तब आपको बीएसई लगता है। अब बीएसई में प्रॉब्लम क्या था बहुत सालों पहले, सेंसेक्स आने से पहले, कि बीएसई पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड थी। अब ये कैसे पता करें कि मार्केट का हाल आज क्या है? अब सारी कंपनीज को ट्रैक करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक एक मेन इंडेक्स बनाया। बीएसई ने सेंसेक्स बनाया और एनएसई ने निफ्टी 50 बनाया। जो सेंसेक्स है वो क्या है कि यहाँ पर इंडिया के टॉप कंपनीज, अलग अलग सेक्टर की टॉप 30 कंपनी से सेंसेक्स बना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज मार्केट की डायरेक्शन क्या है। सेंसेक्स ऊपर है तो हमें लगता है कि मार्केट आज ऊपर की डायरेक्शन में है। सेंसेक्स नीचे चला जाता है तो हमें पता चलता है कि मार्केट आज नीचे की डायरेक्शन में है। सेम चीज़ निफ्टी 50 को देखकर भी पता चलती है। निफ्टी 50 में क्या है कि जैसे नाम में दिया गया है कि ये एनएससी की टॉप 50 कंपनी से बना है, जो अलग अलग सेक्टर की लीडिंग कंपनीज हैं। फिर इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज हैं, इसमें आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह। इसमें बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक वगैरह। तो इन इंडेक्स ने क्या है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये मार्केट के इंडिकेटर है जो हमें ये बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी जो सेंसेक्स निफ्टी है ना, इन्होंने पिछले 15-20 सालों में कंपाउंडेड सालाना 14.54% का रिटर्न दिया है, जो कि एफडी के डबल से भी ज़्यादा है। तो इसको अगर हम ऐसे देखेंगे कि 15.54%, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत मतलब कम जैसा ही रिटर्न है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ वेल्थ को समझ के कंपाउंडिंग के एंगल से इस रिटर्न को देखते हैं तो देखिए क्या मैजिक होता है।
अब 1 लाख रुपए मान लेते कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है 14.54%, जो 5 साल बाद कितनी होगी 1.97 लाख रुपीज़, 10 साल बाद ये होगी 3.89 लाख रुपीज़, 15 साल बाद ये अमाउंट होगी, 20 साल बाद ये होगी और 25 साल बाद ये अमाउंट होगी। लेकिन अगर आप देख पाओ तो इस रिटर्न के हिसाब से शुरुआत के पहले 5 सालों में आपको ऑन एन एवरेज हर साल कितने रुपए मिलेंगे 19,400 रुपीज़। ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ, 5 साल बाद ऑन एन एवरेज हर साल आपको मिलेंगे 38,400 रुपीज़। 10 साल बाद हर एक साल आपको कंपाउंडेड सालाना ऑन एन एवरेज 75,400 रुपीज़ मिलेंगे और 15 सालों बाद आपको 1.5 लाख रुपए पर ईयर आना शुरू हो जाएगा ऑन एन एवरेज। तो ये जो अमाउंट है 1.5 लाख रुपीज़, ये इनिशियल अमाउंट से भी ज़्यादा है और ये आपका रिटर्न होगा आफ्टर 15 ईयर्स लगभग ऑन एन एवरेज हर साल। ये जैसे जैसे साल बीतेंगे वैसे वैसे और बढ़ता चला जाएगा। 20 साल हो गए तो हर साल बाद 20 साल के बाद हर साल आपको 3 लाख रुपीज़ आना शुरू हो जाएगा। ये मतलब कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है, इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और यूं ही नहीं कहते। और जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल पे भी हमने देखा कि शुरुआत में ये ज़्यादा काम नहीं करता है, शुरुआत में ऐसे लगता है कि हमें लगता है कि इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, लेकिन बाद में ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसके कुछ और मैं एग्जाम्पल बता दूँ। अब देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमें कितना रिटर्न दे रहे हैं 14.54% का। तो अगर हम खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम आसानी से निफ्टी और सेंसेक्स को बीट करें। आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए 5-7 साल, तो आपका जो बेंचमार्क है, यानी आप कैसे पता करेंगे कि आपने अच्छा किया है नहीं किया है। तो जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हमेशा याद रखना कि आपको आपका एक बेंचमार्क होना चाहिए जिससे आप कंपेयर करो। आपके दोस्त के रिटर्न से आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको जो मार्केट के इंडाइसेस हैं उनसे कंपेयर करना है। जैसे आप सेंसेक्स निफ्टी से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप 5-7 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपके रिटर्न निफ्टी सेंसेक्स से कम आ रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सीधा निफ्टी सेंसेक्स में ही इन्वेस्ट करो। जनरली आपका यही फोकस होना चाहिए कि मैं निफ्टी सेंसेक्स के रिटर्न को बीट करूं और उससे ज़्यादा रिटर्न कमाऊं। तो मान लेते कि आप निफ्टी सेंसेक्स को 2% से बीट कर लेते हैं। अजम्पशन के लिए मैं बहुत बड़ी अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, 2% से आप बीट कर लेते हैं, तो आपका रिटर्न कितना आ रहा है साल का 16.5%। तो इस सिंपल कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं कि कंपाउंडिंग में 16.5% अगेन दिखने में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दिख रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो आप देखिए। 5 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगी इतनी, 10 साल बाद इतनी, 15 साल बाद इतनी, 20 साल बाद इतनी और फिर आगे। लेकिन अगर आप समझेंगे तो पहले 5 साल में ऑन एन एवरेज अगर आपकी अमाउंट 5 साल बाद 2.15 लाख रुपीज़ हो रही है, तो उसका ही मतलब है कि पहले 5 साल में आपको ऑन एन एवरेज 23,000 रुपीज़ पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। 5 साल बाद आपको 50,000 पर एनम का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा। मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ उन 5 सालों की टोटल। आफ्टर 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज आपको 1,05,000 रुपीज़ आना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर 15 ईयर्स ऑन एन एवरेज 2.26 लाख रुपीज़, यानी 10 साल के बाद ही यहाँ पर आपको जो आपकी इनिशियल अमाउंट है उतनी आना शुरू हो जाएगी 10 साल के बाद ही। 15 साल बाद 2.26 लाख रुपीज़ हर साल आना शुरू हो जाएंगे। 20 सालों बाद हर साल लगभग 5 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे, जो कि इनिशियल अमाउंट के 5 गुना ज़्यादा है। तो आपको बता दूं कि कंपाउंडिंग का ये जो मैजिक है ये कुछ इसी तरह काम करता है। बस ये प्रॉब्लम यही है कि शुरुआत में ये इस तरह से स्लो रहता है और बाद में ये बहुत बढ़ते चलता है। तो शुरुआत के जो 5-7 साल होते हैं 5 to 7 ईयर्स, तो शुरुआत के जो ये 5-7 साल होते हैं इसमें इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिखता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत को जो एक्सरसाइज दिया था उसमें भी आपने देखा शुरुआत में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ये जो फ़र्क है, जैसे शुरुआत में भी हम देखेंगे 5 साल में वगैरह उतना खास नहीं है, जैसे ही 7-8 साल हो जाते हैं फिर एक्चुअल गेम्स ऑन हो जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो आम इन्वेस्टर्स है बहुत सारे, वो इन 5-7 सालों में ही एग्जिट ले लेते हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि जो विप्रो के इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर्स होल्ड करके रखे इतने सालों तक, वो अकेले इन्वेस्टर्स तो थे नहीं मार्केट में जिनके पास विप्रो के शेयर्स थे, और भी लोगों के पास थे, लेकिन उन्होंने क्या किया 5-7 साल में बेच दिया। टाइटन में जब 2003 में मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने इन्वेस्ट किया 3 रुपये की प्राइस पर, स्टॉक स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस जो थी वो 3 रुपये थी। करोड़ों लोगों ने उस स्टॉक में उस साल इन्वेस्ट किया था, लेकिन हुआ ही कि उसमें से बहुत ही कम ऐसे लोग थे, 0.01% ही लोग थे जिन्होंने आने वाले 15-20 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखा। अब देखिए, जब स्टॉक होल्ड करने की बात आती है तो आप फिर पूछेंगे कि हर स्टॉक विप्रो थोड़ी ना होता है, हर स्टॉक टाइटन थोड़ी ना होता है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टॉक फेल भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं लॉ ऑफ वेल्थ का दूसरा रूल समझकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत सारी कंपनीज फेल होती है तो मेरा पैसा डूब जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ।
ये देखिए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा हमने मार्केट का निकाला है कि स्टॉक मार्केट में वैसे 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन उसमें से 3600 कंपनीज ऐसी हैं जो एक्टिवली ट्रेड करती है, यानी जिनके शेयर्स डेली बेसिस पर ट्रेड होते हैं। इन कंपनीज में से अगर उन कंपनीज की लिस्ट निकाली जाए जिन्होंने पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, जो कि वॉरेन बफेट के रिटर्न जितने हैं। मिस्टर झुनझुनवाला का जो रिटर्न था उनके पोर्टफोलियो का, वो 20% कंपाउंडेड सालाना था। मिस्टर वॉरेन बफेट का जो है वो 21% का है अब तक। तो हम उसी लेवल की बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स जिन्होंने दिए हैं। अब ये 20% भी आपको दिख रहा होगा कि दिखने में तो छोटा है, लेकिन इसका मैजिक भी मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। अगर हम ऐसी कंपनीज की बात करें जिन्होंने पिछले 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 20% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, ऐसी कंपनीज की संख्या आती है 1758। यानी कि जितनी एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज उसमें से आधी कंपनीज ने पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 20% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ है। अगर हम 10 सालों की बात करें, टाइम होराइजन हम थोड़ा और बढ़ाएं, तो ये पता चलता है कि पिछले 10 सालों में 1101 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कंपाउंडेड सालाना 20% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। टोटल एक्टिवली ट्रेडेड कंपनी की ये 30% कंपनीज आती है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर मार्केट में ज़्यादातर लोग पैसा क्यों गंवाते हैं? क्योंकि उन्हें लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं पता। इस चीज़ को, लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को समझने के लिए क्विकली ये समझते कि जो 20% की हम बात कर रहे हैं, ये दिखने में आपको शायद छोटी लग रही होगी, लेकिन मतलब ये कितनी इम्पैक्टफुल है और कितनी बड़ी है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और सालाना रिटर्न आपके 20% आते हैं, तो 5 साल बाद आपकी अमाउंट हो जाएगी 2.49 लाख, 10 साल बाद इतनी, 15 साल बाद इतनी, और 25 साल बाद लगभग 95 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर पहले 5 साल में आपको ऑन एन एवरेज सालाना 29,000 पर एनम हर साल मिलना शुरू हो जाएंगे। 5 साल के बाद हर साल 74,000, 10 साल के बाद ऑन एन एवरेज हर साल कितना मिलेगा? 1.8 लाख रुपीज़, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लगभग डबल है। उसके बाद 15 साल बाद हर साल आपको कितना मिल रहा है? 4.5 लाख रुपीज़ ऑन एन एवरेज। 20 साल बाद 11.4 लाख रुपीज़। तो आप देखिए कि ये जो अमाउंट है 10 साल बाद ही देखें तो इनिशियल अमाउंट की लगभग डबल हो जाती है। ये आपका रिटर्न है बस। तो एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में एक चीज़ जो इन लोगों ने, जो लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं, उनमें अगर आप एक कॉमन चीज़ है तो उन्होंने लॉ ऑफ कंपाउंडिंग समझी है, और सिर्फ समझी नहीं है, वो 0.01% लोगों में है जो उसे अप्लाई करना जानते हैं। यानी कि वो, आप किसी का भी पोर्टफोलियो उठा लीजिए, मिस्टर वॉरेन बफेट का आप उठाएंगे, कोका कोला को वो 30 साल से होल्ड करके रखे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका को 15 साल से ज़्यादा टाइम से होल्ड करके रखे हैं, अभी 7-8 साल पहले उन्होंने एप्पल को खरीदा है, और आप देखिएगा वो कंपाउंडिंग का आनंद लेते जाएंगे। जितने भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में कमा रहे हैं। रिचेस्ट की लिस्ट में आते हैं सीधा, दुनिया की हो या फिर इंडिया की हो। मिस्टर झुनझुनवाला इंडिया की लिस्ट में आते थे, वॉरेन बफेट दुनिया के टॉप 10 में हमेशा रहे हैं पिछले 10-20 साल से। उनके पार्टनर चार्ली मंगर, वो भी बिलियनियर थे, और ऐसे कई सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बिलियनियर्स रहे हैं, उनकी एक चीज़ जो आपको अलग दिखेगी वो ये है कि वो शेयर्स को होल्ड करते हैं। चार्ली मंगर खुद कहते हैं कि मनी इज़ नॉट इन बाइंग और सेलिंग, इट इज़ इन होल्डिंग। यानी कि पैसा बाय सेल करने में नहीं है, पैसा है होल्ड करने में। और आजकल के टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील की दुनिया में लोग नहीं कर पाते, जितने चाहे मर्जी लोग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 35, 20, 25 साल, 30 साल रुकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओल्ड एज में आपको पैसा मिलेगा। आप अगर 10 साल भी ढंग से देते हैं, आप 10 साल भी ढंग से देते, अगर आप आज 20 के हैं, 30 तक आप वेट कीजिए, कंपाउंडिंग को आपके फेवर में काम करने दीजिए। बहुत सारे लोग 5-7 साल में ही बाहर निकल जाते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगी कैसे? उसने बस काम करना शुरू ही किया तो आप उस अमाउंट को सबको साइड में कर रहे हो। जो आपको रिटर्न्स जो उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते, कंपाउंडिंग उन्हें अट्रैक्टिव बना देती है। यही कंपाउंडिंग की पावर है, इसीलिए उसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर आप 30 के हो तो 40 तक रुक जाइए, 7-8 साल रुक जाइए, कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करने दीजिए। तो ऑफकोर्स किसी को भी लाइफ भी एक बार मिलती है, आपको एंजॉय भी करना है, प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है। तो एटलीस्ट 7-8 साल आपको किसी भी स्टॉक में मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। अब देखिए, हमें इस 8th वंडर को अपने फेवर में काम करवाना है, तो हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए हमें ज़रूरत है एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर की, जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में बना रहे। पिछले कुछ सालों में कई सारे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स भी हैं, जिसमें से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग था, जो बहुत ट्रस्टवर्दी था, लोगों ने उन पर भरोसा करके उनके पास पैसा दिया, और वही पैसा उन्होंने मिसयूज़ किया। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स आने लगे कि कौन सा ब्रोकर ट्रस्टवर्दी हो सकता है। और हमारे अब तक के एनालिसिस के अनुसार अपस्टॉक्स, जो कि रतन टाटा फंडेड कंपनी है, और एंजल वन,
जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है। ये दोनों काफ़ी ट्रस्टवर्दी स्टॉक ब्रोकर्स हैं। इन दोनों की लिंक आपको नीचे दी गई है, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और इन दोनों के पास जो अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर हमारी एक लिमिटेड टाइम स्कॉलरशिप ऑफर शुरू है, जहाँ पर अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक ब्रोकर के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे 6000 रुपीज़ के एनिमेटेड स्टॉक मार्केट कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद 48 आवर्स के अंदर ही आपको इन कोर्सेज का एक्सेस हमारी टीम की तरफ से मिल जाएगा। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से हम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, उस तरह से हम मल्टीपल डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो इस लिमिटेड टाइम ऑफर को मिस मत होने दीजिए और आज ही प्रोसीड कीजिए। एक सवाल तो ये भी आता है कि सारे शेयर्स विप्रो नहीं रहेंगे, सारे शेयर्स विप्रो नहीं रहेंगे, सारे शेयर्स कोका कोला के नहीं रहेंगे, कुछ ऐसी भी कंपनीज आएगी जो फेल भी हो जाएगी। होता है ऐसा, लेकिन उसके बावजूद भी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो लॉ ऑफ वेल्थ का दूसरा रूल समझकर, जो ये बड़े इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर ये पोर्टफोलियो देख रहे हो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर सबसे राइट कॉर्नर में आप देखेंगे तो मिस्टर झुंझुनवाला का 86% पैसा जो भी उन्होंने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया था वो डूब गया। यस बैंक में उनका 76% पैसा डूब गया। SREI इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लगभग सारा का सारा पैसा ही डूब गया, 97% पैसा डूब गया। डिश टीवी इंडिया में 80% डूब गया है। जियोजित फाइनेंशियल में भी एक अच्छा खासा लॉस है। इंडिया बुल्स में आधा पैसा डूब गया है। और ऐसी कई सारी कंपनीज आपको इस लिस्ट में दिखेगी। 29 स्टॉक्स का इनका पोर्टफोलियो है, जहां पर ज़्यादातर स्टॉक्स ने या तो निगेटिव रिटर्न दिए या फिर बहुत एवरेज रिटर्न दिए हैं इतने लंबे टाइम में, 10, 15, 20 सालों में। सिर्फ 3-4 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया है, जिसमें से एक टाइटन है जिसने 95,000% का रिटर्न दिया है। ₹3 का टाइटन 3800 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है। आप ही देखिए उस शेयर की किस तरह से ग्रोथ हुई है। मिस्टर वॉरेन बफेट की बात करें तो कोका कोला जैसी कंपनी जिन्होंने बहुत पैसा कमाया बहुत सालों तक उसे होल्ड करके। लेकिन अगर आपको किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो इसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। आपको तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस कंपनी पर, और दूसरा है लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि आपको लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की समझ होनी चाहिए। ये क्या है लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? जो आपको ये बताता है कि अगर आपका सक्सेस रेट 20% यानी 10 में से आप 2 कंपनी भी अच्छी निकालते हो तो भी आप मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत पैसा। इसे भी समझेंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? तो ये कॉन्फिडेंस आएगा उस कंपनी के एनालिसिस से, फंडामेंटल एनालिसिस से, कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस से, जो इस सीरीज में हम आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं समझेगी, ये पूरा एनालिसिस और सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इन वीडियोज़ को और बाकी चीज़ों को मिस ना करने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो कॉन्फिडेंस के लिए जो एनालिसिस लगता है वो आने वाले टाइम में हम समझेंगे। अभी फोकस करते हैं लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के लिए। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो इसलिए कमाया क्योंकि उन्हें अच्छा स्टॉक पिक करना आता है। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग जो बहुत अच्छे स्टॉक पिक करने में माहिर थे, वो लोग असली पैसा नहीं कमा पाए। असली पैसा वो लोग कमा पाए जो ये कंपाउंडिंग का पहला रूल समझे और डाइवर्सिफिकेशन का ये दूसरा रूल समझे। तो ये रूल क्या है, चलिए इसे समझाता हूँ। 1952 की बात है। हैरी मार्कोविट्ज नाम का एक यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट था शिकागो यूनिवर्सिटी का। इसने कुछ अलग ही किया फाइनेंस की दुनिया में, जिसके बाद फाइनेंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथमेटिकली ये प्रूव करके दिखाया कि अगर आप सारे अंडे एक ही बास्केट में रखते हैं तो वो स्ट्रैटेजी अनएक्सेप्टेबली रिस्की है, यानी उस स्ट्रैटेजी को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। आपके पैसा डूबने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसका सोल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। और उन्होंने ये बताया कि डाइवर्सिफिकेशन आपको फ्री लंच दे देता है। तो ये कैसे, ये भी हम अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए सेंसेक्स में हमने देखा कि 30 कंपनीज है। कितनी कंपनीज है? 30। और सेंसेक्स का रिटर्न क्या है पिछले 15-20 सालों का? 14.54%। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी 30 कंपनीज ने काम नहीं किया। इनमें से कई सारी कंपनीज फेल हो गई, अब सेंसेक्स में है भी नहीं। जो 15-20 साल पहले सेंसेक्स में थी, ऐसी कई सारी कंपनीज फेल हो गई, बंद हो गई, किसी को पता नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 कंपनीज ने सेंसेक्स को ड्राइव किया है। ये जो रिटर्न्स लाए हैं इनमें बहुत बड़ा योगदान इन 7 कंपनीज का है। इसमें HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पिछले 15-20 सालों में, जिसके चलते सेंसेक्स ये रिटर्न दे पाया। तो बाकी जो बचे हुए 23 स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स बहुत मीडिया को ढीले ढाले रिटर्न दे रहे हैं, और कई सारे स्टॉक्स और कई सारी कंपनीज ऐसी है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेल होती चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी सेंसेक्स ने ये रिटर्न दिया है। मिस्टर झुंझुनवाला की बात करें तो आधे स्टॉक तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वही 3-4 स्टॉक्स है, 29 में से 3-4 स्टॉक्स है जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया है पिछले 15-20 सालों में, जिसके चलते उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो कंपाउंडेड सालाना 20% का रिटर्न दे पाया है।
सेम चीज़ मिस्टर वॉरेन बफेट की है। अगर आप जितने भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो अगर चेक करके देखेंगे, एक वेबसाइट है ट्रेंड्स लाइन, यहाँ पर सुपरस्टार नाम का ये सेक्शन है। इस पर आप इंडिया के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राकेश झुनझुनवाला है या फिर विजय केडिया है, उनका नाम डालिए, उनका पूरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपको दिख जाता है। इसमें आप कई सारे ऐसे स्टॉक्स पाएंगे, आधे से ज़्यादा तो होते ही है, तो जो या तो लॉस मेकिंग होते हैं या फिर बहुत ही एवरेज स्टॉक्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि वो वेल्थ के दोनों लॉस को समझते हैं। तो लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हमें ये बताता है कि सारे के सारे स्टॉक्स के पीछे आपको भागना ही नहीं है। तो ये लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्यों काम करता है, तो आपको बता देता हूँ कि किसी भी कंपनी की जो मैक्सिमम डाउन साइड हो सकती है वो कितनी होगी, 100% होगी। आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 100% का। लेकिन अपसाइड जो है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कि मिस्टर झुंझुनवाला के केस में 95,000% की रिटर्न एक ही स्टॉक में आ गए, तो उनके पास और 20-50 भी स्टॉक होते जिसमें इक्वल अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किए होते, तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी वजह से होता यह है कि ये कुछ आपके विनर, आपके 2-4 विनर आपके 10-12 लूजर्स का जो लॉस है वो भी कवर करते हैं और ऊपर से आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स भी देते हैं। यही चीज़ सेंसेस में देखने मिलती है, यही चीज़ जो भी लेजेंडरी इन्वेस्टर है उनके पोर्टफोलियो में देखने मिलती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया 20% CAGR के रिटर्न मैंने दिखाए, तो उससे ये पता चलता है कि इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में अभी मैं आपको बता दूं कि एक ब्रिज बना है शिवड़ी से नावा शेवा, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। अब इस ब्रिज की, अब ब्रिज नॉर्मल लोगों के लिए तो नॉर्मल ब्रिज है, वो कि ब्रिज है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो ये बताया जा रहा है कि वो GDP में लॉन्ग टर्म में 1% ऐड करने की काबिलियत रखता है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, बाकी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही है और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हम सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि 20-25 साल बाद जो हमारे बच्चे होंगे उनके पास इतने, क्योंकि हम डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को अभी भी उसका पोटेंशियल नहीं समझ में आया है, क्योंकि उनको लगता है कि 12-13% की रिटर्न से क्या होगा। लेकिन वो रिटर्न बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स है अगर आप कंपाउंडिंग के मायने से देखेंगे तो। और सेंसेक्स निफ्टी में जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं 14-14.5 के, वो तो उसके लिए तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप दिमाग लगा कर इन्वेस्ट करते हैं, सही से एनालिसिस करते हैं, तो उससे भी 2-3% भी अगर आप उससे बीट कर पाए तो आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न कमाकर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप लेजेंडरी इन्वेस्टर बन जाते हो, फॉर एग्जांपल मिस्टर बफेट या फिर मिस्टर झुंझुनवाला की तरह, जहाँ पर आप 20-21% की रिटर्न कमाते हो, तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने आप समझिए कि 5-7 साल में एग्जिट नहीं किया, ये लॉन्ग टर्म में बने रहे। फिर जैसे जैसे पैसे आएंगे रिटर्न से ही उन्होंने अपना घर बना लिया। मिस्टर झुंझुनवाला ने क्रिसिल के शेयर से आए हुए पैसों से अपना घर बना लिया, इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रखी, अभी भी क्रिसिल होल्ड करते हैं। टाइटन में इनकी इन्वेस्टमेंट थी, जितना ज़रूरी पैसा था उतना निकाल लिया, अभी भी होल्ड करते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने का रास्ता यहाँ से आपके लिए खुला हो सकता है, लेकिन ये दोनों भी रूल आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे और अपॉर्चुनिटी भी फिलहाल इंडिया के सामने अभी है। तो देखिए, अब ये जो चीज़ है जो मैंने आज की इस वीडियो में बताई, ये 5% लोगों को पता है कि आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है और आप स्टॉक सिलेक्शन में उतने स्ट्रांग नहीं भी रहे तो भी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। आपको बस 20-30% का आपका सक्सेस रेट होना चाहिए। 10 स्टॉक पिक कर रहे हो, 2 से 3 उसमें से बहुत अच्छा अगर लॉन्ग टर्म में निकल के आए, आपका पैसा बहुत बनेगा। अब देखिए एग्जैक्टली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-4 स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ये हो जाता है कि आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कंपनीज फेल होती है कई बार। इसीलिए आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है और 10-15 स्टॉक्स उसमें रखने हैं। और उसमें भी पेनी स्टॉक वगैरह ऐसे कुछ 2 रुपये 4 रुपये वाले स्टॉक पे मत जाइए। अच्छे से कंपनी का एनालिसिस करना हम सीखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे आपके लिए यहाँ पर इस सीरीज़ में क्लियर हो जाएगी। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग जनरली ऐसे होती है, शुरुआत में आपको इसके रिजल्ट नहीं दिखेंगे तो मायूस मत होइए, बने रहिए और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फ़ायदा लीजिए। 8 वंडर को अप्लाई करने में मदद कीजिए, बिकॉज 0.01% में अगर आपको आना है तो आपको ये अप्लाई करना सीखना होगा, पेशेंस आप में लाना पड़ेगा, बिकॉज मेजॉरिटी लोग ये नहीं कर पा रहे। और इस मतलब जैसे कि मैंने कहा कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील की दुनिया में सबको सब कुछ फटाफट चाहिए। मार्केट में लोग आते हैं ये सोच के कि पैसा डबल हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन आप ये सोचिए ना कि 2 दिन में उस कंपनी का बिजनेस डबल होगा क्या। देखिए मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी तो उसको शेयर प्राइस भी ग्रो हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। ऐसी एक कंपनी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी जिसकी बिजनेस ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही हो और प्रॉफिट और उसकी शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से गिर रही हो, कभी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आगे नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जो बिजनेस ग्रोथ है उसे शेयर प्राइस फॉलो करती आएगी और यहीं से आपका पैसा भी बनेगा। और आपको भी पता है कि जो लोग आप में से बिजनेस चलाते हैं या फिर किसी बिजनेस में काम करते हो, आपको पता है कि बिजनेस बढ़ाना डिफिकल्ट है। अगर कोई कंपनी हर 2 साल में अपना बिजनेस डबल कर पा रही है तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी वो चीज़ है। आपका काम है कि अच्छी कंपनीज को पकड़ना और उनकी ग्रोथ में उनके साथ बने रहना।
यही स्टॉक मार्केट है, यही इन्वेस्टमेंट है। फिर वो कंपनी मेहनत करती रहेगी, पैसा आप बनाते रहेंगे। और दूसरी चीज़, आपको लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन यूज़ करना है 10-15 स्टॉक्स का, ताकि आपके पोर्टफोलियो के आधे स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पाए या 60% 70% स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पाए, ताकि आप रिस्क को सही से मैनेज करो और आपके फिर 20-30% स्टॉक्स ही बाकी पोर्टफोलियो को चलाने में आपकी मदद करेंगे। और आपको फ्रैंकली बता दूं कि इंडिया में स्टॉक पिक करने की प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी तेज़ी से कंपनीज बढ़ रही है कि ये प्रॉब्लम मतलब नहीं के बराबर है। इंडिया में प्रॉब्लम है होल्डिंग की, कि वेट नहीं कर पा रहे लोग, यही बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उन 0.01% लोगों में आ सकते हैं या फिर नहीं। तो अगले 2 लेक्चर में हम बात करेंगे कि बेस्ट डीमैट अकाउंट कैसे सिलेक्ट करें, कौन कौन से चार्जेस होते हैं, और शेयर्स को प्रैक्टिकली बाय सेल कैसे करना है। वहाँ पर जो अजीब अजीब नाम रहते हैं, जीटीटी ऑर्डर वगैरह, उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले 2 लेक्चर में समझेंगे। और उसके बाद अपनी लर्निंग जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए स्टॉक सिलेक्शन की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। और जाते जाते हमारी लिमिटेड टाइम स्कॉलरशिप का फ़ायदा ज़रूर लीजिए। कंपाउंडिंग को जल्दी से काम कराना है तो जल्दी स्टार्ट करना ज़रूरी है। हमारे जो फ्री कोर्सेस आपको मिलेंगे, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद वो आपका नॉलेज और तेज़ी से बढ़ाएंगे और आपको और काबिल बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सारे रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी शेयर मार्केट सीख पाए और ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है ये सभी तक पहुंच पाए और पूरा इंडिया फाइनेंशियली अवेयर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।